सरकारी आयोग की सिफारिशें पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी आयोग ने सरकार को केंद्र संबंधों पर क्या क्या बातें बताई हैं और उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके सामने पॉइंट वाइज रूप में आपको मिल रही है। ठीक है, अच्छा चलो बता दो, क्वेश्चन पूछा बता दो। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आर्टिकल में है? 263 में है। क्या कहा है सरकारी आयोग इस संदर्भ में? कि अंतर्राज्यीय परिषद का सरकारी आयोग ने सिफारिश की अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो तो बहुत अच्छी बात है। यही बात कही तो बात आ गई तो मैंने यहाँ पूछ लिया। और राष्ट्रपति शासन के बारे में कहा गया है कि जब बहुत ही क्रिटिकल स्थिति हो, ठीक है, आखिरी विकल्प के रूप में, अंतिम विकल्प के रूप में ही आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, अंतिम विकल्प के रूप में, और राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाएगी इसका प्रयास किया जाएगा कि वो 5 साल तक अस्थायी रूप से वो सेवा दे। होता क्या है कि राज्यपालों की नियुक्ति तो कर दी जाती है लेकिन अपनी पसंदानुसार वो फिर उसको बार बार स्थानांतरित भी किया जाता रहता है। तो इन सब बातों को लेकर के कहा, क्या क्या कहा, एग्जाम में बहुत बार आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में और सब्जेक्टिव तो इसका आधार है। जब कोई कमीशन, जैसे मंडल कमीशन की बात, आप लोग जब तक रहेंगे, जब तक आरक्षण रहेगा तब तक मंडल कमीशन की बात होती रहेगी और इवन आरक्षण खत्म भी हो जाएंगे तब भी इतिहास है ऐसा कि बार बार चर्चा होगी कि मंडल कमीशन था क्या, कब आया, क्या किया, कौन अध्यक्ष था, क्या सिफारिश की, तमाम सारी बातें, क्योंकि ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो केंद्र राज्य संबंधों में उसी तरह जैसे आरक्षण को लेकर के मंडल कमीशन को आप नकार नहीं सकते, उसकी उपयोगिता को नहीं नकार सकते, उसके लिए कितने कितने संविधान संशोधन किए गए, कितना सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश उसके मतलब उसके पक्ष विपक्ष में दिया है, वो तमाम सारी चीजें प्रभावित आज तक हो रही हैं। उसी तरह से केंद्र राज्य संबंधों की जब जब चर्चा होगी तब तब सरकारी आयोग अपनी जगह बनाए रखेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ की हैं और काफ़ी कुछ बातें उसमें संविधान में हमारे स्वीकार भी कर ली गई हैं। तो इस नाते आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मान करके मैंने लास्ट डे बताया था, आज बता रहा हूँ। इसको बहुत सीरियसली जो बच्चे नहीं किए हैं वो देख लेंगे। 10-11 पॉइंट इसमें हमने दिखाए हैं, 2-3 पॉइंट बचे थे वो मैं आपको कंप्लीट करा दे रहा हूँ, फिर अगले कमीशन की तरफ चलेंगे। और थोड़ा सा मैं बार बार बता दिया हूँ, क्लास में जब मैं उपस्थित हो जाया करूँ तो कृपया सभी लोग उतनी देर के लिए अपने सारे कामों को इग्नोर कर दिया करें। अन्यथा की स्थिति में डांट खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी डांटते अच्छा नहीं लगता। और मेरे आंखों के सामने जब कोई कुछ करता है तो मैं ऐसा शिक्षक नहीं हूँ कि आंखें बंद कर, यही मेरी सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि मुझे आपसे मतलब है, आपको मुझसे मतलब हो ना हो ये अलग बात है, मुझे मतलब रहता है हर एक बच्चे से। इस नाते जब वो बात करता है तो उसको बुरा लगता होगा, मैं डांट देता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पढ़ने आया है बच्चा। अब आप अनजाने में गलती करते हो तो आपकी गलती है, ले रहे, तो मेरे डांटने का कोई बुरा नहीं मानेगा भाई, क्योंकि मेरा पर्सनली उससे कोई मतभेद नहीं है, मैं उसको जानता भी ठीक से नहीं हूँ, तो मैं क्यों डांटूंगा उसको, है ना। इस नाते बेटा कभी भी ज़्यादा डिस्कस कोई नहीं, कोई भी दोस्त की बात हो तो एक दोस्त भी जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो तभी एक दूसरे से कुछ कहे, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़के हो। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल लगेगा कि शिद्दत के साथ 3 लोग जब बात करने लगते हो ना तो ये लगता है कि ये सीरियस नहीं है, तो पूरा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। तो इस चलो बेटा आओ चलते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। उसी में कंटिन्यू करेंगे, उसी में राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। और बीच में इनका स्थानांतरण नहीं करना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? मतलब किसी एक राज्य के थे किसी और राज्य में ना बनाते, मतलब ऐसा ध्यान रखें कि 5 एक राज्यपाल अगर कोई बना दिया गया तो फाइनली वो 5 वर्ष की सेवा पूरी करे। और 5 साल की सेवा पूरी करने में ऐसा नहीं कि 3 स्टेट को कर 5 सालों में 3 स्टेट का जो राज्यपाल करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जहाँ बनाया जाए उसको अस्थायी रूप प्रदान किया, तो उनका बीच में उनका स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए।
और एक बात और कही थी इसी में ही पॉइंट में ही कि राज्यपालों की जब नियुक्ति की जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री से, उस राज्य के संबंधित मुख्यमंत्री से सलाह ले लीजिए। इससे क्या होगा, कोई बता पाएगा? राज्य मुख्यमंत्रियों की सलाह ले लीजिए, इससे क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि जो राज्यपाल होगा वो कार्यपालिका का प्रधान के रूप में कार्य करता है, यानी कि राज्य विधानमंडल जो काम करता है तो राज्यपाल के नाम से ही करता है। तो अगर राज्य से दिल्ली में अक्सर आप सुनते होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली के मंत्रियों की राज्यपाल से बहस हो गई, राज्यपाल कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको हमेशा डिस्प्यूट दिखाई देगा, वहाँ जोड़ नहीं है, वहाँ थोड़ा बिखराव। तो अगर राज्य के राज्यपाल से ट्यूनिंग नहीं रहेगी तो जो भी विधेयक आएगा, जो भी अध्यादेश जारी कराना होगा, तो राज्यपाल की अलग राय रहेगी, मंत्रिमंडल परिषद की अलग राय रहेगी। तो ये थोड़ा दिक्कत होगी। इस नाते जब मुख्यमंत्री से कंसल्ट करके करेंगे तो ये संभावनाएं तकरार की कम बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस नाते राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाए तो उसमें संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से कंसल्ट किया जाए कि भाई इनको बनाया जाए। और तब अगर वो कोई आपत्ति करना चाहते हैं, अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कहें, और नहीं कहना चाहते तो फिर उसको एक्सेप्ट करें। मतलब कहने का मतलब पूर्व सूचना दें। अभी क्या होता है, हेलीकॉप्टर की तरह से आपको उतर जाते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट मारा तो पता चला ये राज्यपाल आज, कल और थे, आज ये हो गया। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को कोई मतलब पूर्व सूचना नहीं रहती, तो ना मुख्यमंत्री भी राय देगा, क्योंकि कार्य जिससे मान लो हमारे और आपके बीच में एक ट्यूनिंग होनी चाहिए ना। सरप्राइज हो, कल आज टीचर कोई और आ जाए, कल कोई और आ जाए, तो उससे क्या होता है, तारतम्यता थोड़ी बंद होती है। या कोई आए तो थोड़ी पूर्व सूचना हो जाए कि अगली क्लास ये स्टार्ट होने जा रही है, तो उससे आपको लगेगा कि अपनापन की भाव जमेगा, ठीक है ये वाला आ रहा है। उसी तरह से मुख्यमंत्री से राय ली जाए राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी सिफारिश की सरकारी राय होने के लिए। चलिए आगे करते हैं बेटा। स्थानांतरण नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 155 उसी में लिखो, चाहे अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसी संदर्भ में उसी में लिखो। अनुच्छेद 155 में संशोधन कर, अनुच्छेद 155 में संशोधन कर तो बच्ची आती है तुरंत चली जाती है, क्या करती है, पढ़ती है? अरे आती है, मैं नहीं पढ़ती, ये आती भी क्यों है, पढ़ने नहीं आती तो? अच्छा, कल भी ऐसी क्लास में जैसे शुरू हुआ जैसे चली गई, बेचारी मेहनत करके, मुझे लगा कि क्या प्रॉब्लम है भाई, आती है तुरंत चली जाती है। अरे नहीं, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है। बच्चे को क्या दिक्कत है, आते ही शुरू नहीं हुआ कि बच्चा निकल गया, ठीक है कोई बात नहीं, होगा कोई पर्सनल काम होगा। अनुच्छेद 155 में संशोधन कर राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व, अनुच्छेद 155 में संशोधन कर राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। परामर्श किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। लाइन चेंज कर लीजिए, उसी के संदर्भ में है। राज्यपाल के पद में, राज्यपाल के पद पर ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए, राज्यपाल के पद पर ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित न हो,
राज्यपाल के पद के पर ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित ना हो। स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित ना हो। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, यानी किसी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल बनाने में मतलब परहेज किया जाए, ना बनाया जाए, ये कहने का मतलब था। संबंधित ना हो। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति को 4 माह के अंदर आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति को 4 माह के अंदर निर्णय दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को 4 माह के अंदर निर्णय दिया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि, यानी इसका ऊपर वाले का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दूं। कह रहा है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति को 4 माह के अंदर निर्णय दिया जाना चाहिए। राज्यपाल अगर राज्य विधानमंडल का कोई विधेयक कोई कानून है, कोई बिल है, उसको सुरक्षित रख लिया है और राज्यपाल के लिए संरक्षित रखा है, तो राष्ट्रपति के लिए रखा है, तो राष्ट्रपति 4 महीने के अंदर निर्णय दे, जिससे कि आगे की कार्रवाई हो सके। होता क्या है कि राष्ट्रपति रखे रह जाते हैं, तो पता चला कोई बिल उन्होंने लेके आए थे और जिसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल ने रख लिया, अब पता चला वो रखा ही रह गया, तो फिर वो घंटे बस्ते में चला जाता है। तो ये चीज़ ना हो, 4 महीने का समय सीमा उन्होंने सिफारिश की। तो एग्जाम यहाँ से पूछ सकता है कि कितने दिनों तक किन्हें समय सीमा रखी, तो 4 माह के अंदर निर्णय दिया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल को बहुमत सिद्ध करने का अधिकार, राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल को बहुमत सिद्ध करने का अधिकार सदन के पटल पर होना चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल को बहुमत सिद्ध करने का अधिकार सदन के पटल पर होना चाहिए। सदन के पटल पर होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? जैसे कि कोई सरकार मान लो बहुमत में है कि नहीं है, इसका निर्णय कोई राज्यपाल अपने घर पे ही बैठे बैठे ना कर ले या राजभवन में बैठे बैठे ना कर ले। जैसे कोई राजनीतिक पार्टी मान लो टूट हुई, बिखराव हुआ, और उन्होंने कहा कि भाई जैसे अभी महाराष्ट्र की राजनीति अगर आप लोग जानते होंगे तो वहाँ देखा होगा कि शिवसेना पार्टी से टूट करके शिंदे साहब ने फिर जा करके वहाँ पर अपना क्या बना लिया था, भाजपा के साथ गठबंधन करके उन्होंने अपनी सरकार बना ली। ठीक इसी तरह की स्थिति आपने देखा एनसीपी नेशनल पार्टी है आपकी शरद पवार वाली, उसको भी तोड़ करके अजित पवार निकल गए। ठीक है, एनसीपी। तो जिन पार्टियां टूट रही हैं तो खैर इनकी पार्टी से तो असर नहीं पड़ा, लेकिन शिंदे ने जब तोड़ी थी पार्टी तो सरकार अल्पमत में आ गई। ठीक, अब अल्पमत में आ गई तो अब 35 या समथिंग जो भी विधायक उनके साथ चले गए, तो ये सरकार अल्पमत में आ गई। तो अब राज्यपाल महोदय को निर्णय लेना है, भले वो देख रहे हैं टीवी और मीडिया के माध्यम से चीज़ें आ रही हैं, उनको लोग पत्र भेज रहे हैं कि साहब देखो इतने विधायकों का सांसदों का सिग्नेचर हुआ, अब आपको दे रहा हूँ तो आप सरकार को हटाओ, हमारी सरकार बनाओ। समझ रहे बात को? तो ऐसी कंडीशन में कभी भी राज्यपाल जल्दीबाजी का प्रयोग नहीं करेंगे और ये नहीं कह देंगे कि सबके सिग्नेचर
सिग्नेचर वाले दस्तखत मिल गए, सब हमारे यहाँ आकर के राजभवन में मिल लिए सब हमको, और हम अब ये कंफर्म हो गया है तो अब हम यहीं से मतलब उसको पिछली सरकार को बर्खास्त करते हुए नई सरकार को बहाल कर दे रहे हैं, या उनको कह दे रहे हैं कि अब आकर के अपना वो करें। ऐसा नहीं, शपथ पत्र ले और इस संबंधित चीज़ नहीं, वो उनको विधिवत भले ही पूर्ण रूप से उनको निश्चित हो चुके हैं, फिर भी फ्लोर टेस्ट करा करके निश्चित, यानी सदन में सभी लोगों को बुलाएं, जो विपक्ष में चले गए हैं उनको, और जो पक्ष में सबसे कहें कि भाई सदन में अपना बहुमत, सरकार जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री, उनसे कहें कि अपना बहुमत सिद्ध करिए। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो उनकी सरकार को बर्खास्त करिए, और फिर जो लोग कह रहे हैं तो उनको कहिए आइए, आपको स्वागत है, आप अपनी सरकार बनाइए। बात समझ रहे, ये सदन में आगे करिए, घर जा कर के नहीं, क्योंकि बहुत सारे सांसद विधायक दबाव में उनसे कर दिया जाता है इस तरह की चीज़ें, तो वो उससे बचने के लिए। और ऐसा ना हो कि राज्यपाल अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, इससे दुरुपयोग होगा तो पता चला कि जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है वो एक तरह से कहिए कि जनता के अधिकारों का एक तरह से हनन होने लगेगा। भाई आप किसी को चुन करके भेजिए और तत्काल में कोई निर्णय ले ले तो उसमें नुकसान किसका है? सरकार का तो जो है वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ जनता के मतदान का वो हो गया ना। मान लो आपने किसी विधायक और सांसद को चुना अपने यहाँ से, और वो विधायक महोदय गए दूसरे पार्टी में चले गए, और दूसरी पार्टी में जिस पार्टी में गए उसका एजेंडा, उसका मुद्दा अलग है, आपने दिया था इस एजेंडे इस मुद्दे पे आपने उनको दिया था, बात समझ रहे? तो अब आपके साथ तो खिलवाड़ हो गया ना, ठगी हो गई आपके साथ। आपने तो दिया था कि किसी व्यक्ति को जिसने कहा था कि हम लाइट 24 घंटा देंगे, ठीक, और ये करेंगे वो करेंगे, तो मान लो आप विद्यार्थी को एजुकेशन और आपने लाइट के नाम पे दे दिया, ठीक। अब वो ऐसी पार्टी के साथ तोड़ करके विधायक भाग गए कि जिसमें उसके एजेंडे में ही नहीं है लाइट वाइट का। पिछले 70 साल 50 साल 30 साल 20 साल से उसकी सरकार रही है, लेकिन लाइट की कोई व्यवस्था ठीक नहीं की, तो अब इसके बाद आपका मतलब आपके साथ ठगी हो गई ना। तो वो माना जाता है जनता के साथ हो गया खिलवाड़, इस नाते इस चीज़ को कहा जाता है कि तात्कालिक निर्णय नहीं लेंगे, आप सदन में आकर के पूर्ण बहुमत के आधार पर वहाँ फ्लोर टेस्ट कराएंगे। फ्लोर टेस्ट मतलब होता है पटल पर, यानी कि संसद के पटल पर अपने बहुमत को सिद्ध करना। जो सरकार में है तो उससे बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो क्या हो जाएगी, फिर मुस्कुराते मुस्कुराते चले जाएंगे। क्यों है बेटा जी? चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो चुका ना, मंत्रिमंडल को बहुमत सिद्ध करने का अधिकार सदन के पटल पर होना चाहिए, ठीक। चलिए और क्या कौन दूसरा पॉइंट बचा था भाई? एक आध पॉइंट और भी था ना, चलो एक पॉइंट और ले लो। राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने में, राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने में राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने में नियुक्ति देने का केंद्र सरकार द्वारा पूरा अधिकार होना चाहिए। राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने में केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिए। केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिए, यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों को नियुक्ति करना हो तो तुरंत वो कर सके, उसको पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा चुनाव के दरमियान आप लोग देखते होंगे कुछ आर्मी के जवान के ड्रेसेस में बच्चे आपको दिखाई देते होंगे सुरक्षा बल, वो सब क्या होते हैं? सीआरपीएफ वगैरह के जवान होते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। तो वो चुनाव की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक वो लोग उठा लेते हैं। आईटीबीपी के जवान देखेंगे कभी कभी तो इन लोगों को इसमें नहीं ज़्यादा लिया जाता है, बीएसएफ वालों को कहीं कहीं ले लिया जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा लिया जाता है चुनाव में किसको? सीआरपीएफ के कमांडोज को लिया जाता है। सीआरपीएफ होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआर रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स है, इसी तरह उत्तराखंड पुलिस फोर्स है, तो स्टेट की भी सेंट्रल की भी एक पुलिस होती है, जिसे सीआरपीएफ के नाम से आता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। तो केंद्र सरकार की रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार स्टेट गवर्नमेंट की बातों को सुनती है, उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें सीआरपीएफ के जवान सुनते हैं। तो चुनाव हो गया, किसी तरह कोई दंगा फसाद हो गई, कोई बात हो गई, तो ये बता
इनके अलावा जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारे हैं, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, ये पर्टिकुलर इनको एक एजेंडा दिया। जैसे बीएसएफ की जिम्मेदारी है भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा करना, आईटीबीपी की जिम्मेदारी है कि भारत चीन की सीमा की सुरक्षा करना, और एसएसबी की जिम्मेदारी है भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करना, जहाँ से सीमा आ गई थी। एसएसबी का एक जवान और एक इंस्पेक्टर निलंबित कर दिए गए, उनको निलंबित कर दिया गया अनुशासन। इसी तरह से जो ये पद हैं तो इनकी स्पेशल आईटीबीपी के जवानों को मैंने भी आपको बताया। सीआईएसएफ जो देखते हैं, जितने भी एयरपोर्ट होते हैं बेटा, एयरपोर्ट हो गए सरकारी जो संस्थाएं हैं, कमर्शियल संस्थाएं हैं, जैसे आप मान लो एनटीपीसी, जैसे अभी आपकी एनटीपीसी एक आपकी यहाँ पर है ना, टांडा में है ना, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? सीआईएसएफ के जवान जितने भी औद्योगिक संस्थान, सीधा सही है, जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं उनके लिए फोर्स है। समझ रहे हैं बात को? तो हमारे ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज कहे जाते हैं, ये स्पेशलिस्ट पर्टिकुलर किसी मुद्दे के लिए बनाए जाते हैं। अब मुद्दे के लिए बनाए जाने का मतलब कैसे क्या है? जैसे आईटीबीपी का जो ट्रेनिंग होती है वो अलग ट्रेनिंग होगी। क्यों होगी? उनकी ट्रेनिंग उस परिप्रेक्ष्य में रहेगी कि जो चीन और भारत की सीमा में जैसी भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग देते हैं। अब वहाँ पर पहाड़ होगा ना, ऊंचा नीचा हिस्सा होगा, लेकिन अगर हम लोग बात कर ले भारत और पाकिस्तान की, तो वहाँ तो समतल सीमा है। अगर हम जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को छोड़ दें, सियाचिन वगैरह के हिस्से को छोड़ दें, तो जितना भी गुजरात से सीमा लगती है, पंजाब से सीमा लगती है, राजस्थान से सीमा लगती है, तो समतल सीमा है ना। तो यहाँ की ट्रेनिंग उनकी अलग दी जाती है। सीआईएसएफ की ट्रेनिंग जो दी जाती है, जो भी फोर्सेज हैं ये स्पेशलाइज्ड ट्रेंड है। क्या समझना है? जैसे आप टीवी में देखते होंगे कमांडो, एनएसजी कमांडो ड्रिल करते हुए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको ट्रेन होता है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को। उनकी ट्रेनिंग जो होती है कि किसी मान लो हम लोग हैं और हमको आता कि हम लोग कब्जे अपने ले लें, तो उनको ट्रेनिंग होती है कैसे इनको छुड़ाएं। वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, खिड़की जंगले घुसना और इस तरह से हमले करना, वहाँ से बच करके उनको कैसे निकालना। लेकिन आर्मी के जवान को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आर्मी को नॉर्मल ट्रेनिंग मिलेगी, वो दूसरे तरह की ट्रेनिंग में है, आईटीबीपी वाला दूसरी ट्रेनिंग में है। तो जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज, अगर कभी आपको कोई पूछे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो उस पर्टिकुलर वर्क के लिए वो ट्रेंड किए जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? उस पर्सनल काम के लिए उनकी ट्रेनिंग होती है, तो इस नाते वो उसमें परफेक्ट अपना काम कर पाते हैं। ठीक, तो जिसी और कमांडोज वगैरह का क्या होता है, ये किसी की सुरक्षा में लगे होते हैं, तो इनके लिए पूरी वेल ट्रेंड ये व्यवस्था होती है। अगर आप 4 लोग किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हो और एक कमांडो किसी की प्रोटेक्शन कर रहा हो, तो 4 से ज़्यादा प्रोटेक्शन कर लेगा सामान्य 4 व्यक्तियों के पीछे, क्योंकि उसको ट्रेनिंग इसी चीज़ की मिलती है। क्लियर है? तो जो ट्रेनिंग वगैरह जो दिया सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं, वो सीआरपीएफ के, अब देखो हर टुकड़ी में जितनी भी सेना की टुकड़ियाँ, मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियाँ होती हैं बेटा, इन पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियों में सब टुकड़ियों में उनके कमांडोज होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं उनके कमांडो, जैसे बीएसएफ के कमांडो, सीआईएसएफ के कमांडो। अब इसका मतलब पूछोगे, अब मान लो कोई मकसद को अंजाम देना है बीएसएफ के कमांडो को, तो वहाँ पे जो नॉर्मल वहाँ की जो सैनिक है बीएसएफ, वो नहीं ट्रेंड उस चीज़ के लिए हैं, तो वो ट्रेंड होते हैं। सीआईएसएफ के भी कमांडो होंगे तो वो स्पेशल विजन के लिए भी, मान लो अभी आपका क्या हो गया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा में कुछ और लगना है, कुछ अति संवेदनशील जगहें हैं जहाँ पर एयरपोर्ट में बड़ी अति संवेदनशील जगह है, वहाँ पे उनके कमांडोज रहेंगे, और ज़्यादा ट्रेंड आदमी होते हैं। कमांडो वगैरह की ट्रेनिंग देखते हो तो बहुत वर्क है यार। तो इस तरह से तमाम सारी सेनाएं। तो चलो बात यहाँ भी इतनी जानकारी समाज में होनी चाहिए थी। केंद्र सरकार द्वारा पूरा अधिकार होना चाहिए, अर्थात यह उपबंध हो कि केंद्र राज्य संबंध की इच्छा के विरुद्ध भी केंद्र राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी, ऐसे कर लीजिए, केंद्र राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी केंद्र, मैं रिपीट कर दे रहा हूं बेटा,
अर्थात यह उपबंध हो कि केंद्र राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है। अब देखिए अगले आयोग के बारे में चलिए लिख लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं। वेंकटचलैया आयोग, वेंकटचलैया आयोग। ये वेंकटचलैया आयोग, ठीक है, 11 सदस्यीय ये कमेटी हुआ करती थी, 11 सदस्यीय कमेटी रही है। इन्होंने सिफारिश की जो है, इन्होंने कहा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाए उसमें शामिल कौन कौन लोग हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री होने चाहिए, गृह मंत्री होने चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, उपराष्ट्रपति महोदय होना चाहिए और राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए। कौन कौन बताया मैंने आप लोगों को? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ठीक, और हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री तो होने ही चाहिए राज्य के, लोकसभा के अध्यक्ष होना चाहिए और कौन होना चाहिए? उपराष्ट्रपति महोदय होने चाहिए, ठीक है। यानी कि कहिए कि आप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री, ये इन लोगों की सिफारिश की थी ना। अब इसके बाद फिर कुछ आयोग देखेंगे। चलो पहले वेंकटचलैया आयोग में क्या है। संविधान के आधारिक संरचना में, संविधान के आधारिक संरचना में बिना किसी बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए संवैधानिक शासनियों केंद्र राज्य संबंध के पुनरीक्षण करने हेतु संविधान के आधारिक संरचना में बिना किसी बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें कोई परिवर्तन ना हो, ये कहने का मतलब। दृष्टिगत रखते हुए संवैधानिक शासनियों केंद्र राज्य संबंध के पुनरीक्षण करने हेतु 23 फरवरी 2000 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। 11 सदस्यीय आयोग का
गठन किया गया था। आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हुए आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हुए एक मुख्य सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए। एक राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए, यानी राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें या जिसके सदस्य, ऐसे लिखिए, जिसके सदस्य, या देखो ऐसा है, ये सुझाव है तो इसकी भाषा ऐसे होनी चाहिए के द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें करो, भाषा इस तरह से करो, जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, तथा राज्य के मुख्यमंत्री सम्मिलित हों। राज्य के मुख्यमंत्री सम्मिलित हों। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में की सिफारिशें रही है दोस्तों, ठीक है, चलाया साथ ही, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए MM कुंची आयोग की क्या सिफारिशें थी, वो भी इम्पोर्टेंट है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, इसको आज कंप्लीट हम दोनों कर लें, आज ये खत्म कर देना बेटा किसी तरह से। MM कुंची सरकारिया आयोग की रिपोर्ट MM कुंची आयोग में लिखिए, इनका पूरा नाम था मदन मोहन कुंची, ठीक है, आगे चलो लिखा देंगे, मदन मोहन कुंची, MM कुंची। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र राज्य संबंधों पर, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार हेतु केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार हेतु केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन मुंशी, मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन मुंशी की अध्यक्षता में, मदन मोहन मुंशी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय तो एक तो मदन मोहन मुंशी थे, 3 और थे तो उनके नाम वहीं लिख लीजिए, चाहे ब्रैकेट में चाहे वैसे सीधे लिख लीजिए। 4 सदस्यीय, तो 4 सदस्य कौन कौन से थे? मदन मोहन मुंशी एक हो गए, आगे उसे लिख लीजिए विनोद कुमार दुग्गल, धीरेन्द्र सिंह, NR माधव मेनन, ये तीसरे हैं। मतलब ये जो आप लिख रहे हैं ना, तो इनको लेकर के 4 हो गए। मदन मोहन मुंशी तो अध्यक्ष हो गए, बाकी ये 3 सदस्य हो गए। NR माधव मेनन, ठीक है। ये 4 सदस्य थे, इनके नाम याद होने चाहिए। इसको ब्रैकेट में सबको लिख लो, तीनों सदस्यों के नाम ब्रैकेट में कर लो। अब आगे लिखो बेटा, 4 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया। क्लियर है? मार्च 2010 को आयोग ने अपनी 31 मार्च 2010 को आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपना प्रतिवेदन शब्द एक स्पेशली शब्द इसके लिए यूज होता है, जब कोई आयोग अपनी रिपोर्ट देता है तो प्रतिवेदन कहा जाता है उसे, ठीक है। तो आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग के मुख्य सुझाव निम्न थे। चलिए बेटा फटाफट लग जाइए। पहला है, नंबर 1 है, आयोग ने कौन से आयोग ने? यही मुंशी आयोग ने। आयोग ने सरकारी आयोग तथा वेंकट चलैया आयोग की सिफारिशों का समर्थन करते हुए सरकारी आयोग तथा वेंकट चलैया आयोग की सिफारिशों का समर्थन करते हुए अनुशंसा किया कि राज्यपाल पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। राज्यपाल पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका क्षेत्रीय दलों से कोई भी संबंध न हो। राज्यपाल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका क्षेत्रीय दलों से कोई संबंध न हो। कोई भी संबंध ना हो या कोई संबंध ना हो, ठीक। दूसरा है बेटा
समझ गए ना? यानी कि इन्होंने कहा राज्यपाल उस व्यक्ति को रखिए जिसका कोई क्षेत्रीय दलों से बहुत ज़्यादा लेना देना, मतलब कोई लेना देना ना हो, किसी पता चले कि किसी राजनीतिक पार्टी का वो सदस्य है और उसको आप राज्यपाल बना दीजिए तो ठीक नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये रही। दूसरा क्या है? राज्यपालों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी, राज्यपालों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी राज्यपालों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए। यानी नियुक्ति और बर्खास्तगी मनमाने रवैये के साथ नहीं होनी चाहिए। बात ये, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक निश्चित होना चाहिए। इसी में आगे लिखिए, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए या 5 वर्ष तक निश्चित होना चाहिए या 5 वर्ष के लिए निश्चित होना चाहिए, लिख लें जल्दी, अच्छा लगे। आयोग ने राज्यपाल के विरुद्ध विधानमंडल द्वारा महाभियोग, आयोग ने राज्यपाल के विरुद्ध विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को स्वीकार करने की, महाभियोग की प्रक्रिया को स्वीकार करने की सिफारिश की। आयोग ने राज्यपाल के विरुद्ध विधानमंडल द्वारा महाभियोग प्रक्रिया को स्वीकार करने की सिफारिश की। यानी कि जो राज्यपाल हो उनका उन पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ चले? राज्य विधानमंडल में चल जाए, ये प्रक्रिया स्वीकार करने की बात कही। हालांकि यह अभी लागू नहीं हुआ, ठीक है, स्वीकार सिफारिश की। नेक्स्ट पॉइंट क्या किया? आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में चलैया समिति के सुझाव का अनुमोदन किया। चलैया समिति के, यानी वेंकट चलैया समिति जो थी नियुक्ति ने, उनकी जो सिफारिश की थी, उन्होंने क्या किया था? चलैया समिति ने प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, उपराष्ट्रपति हो और राज्यों के मुख्यमंत्री हो, तो वही जो चलैया समिति ने राज्यपालों की नियुक्ति में सदस्यों की बात की थी, वही सेम प्रक्रिया इन्होंने भी की है। क्यों? ठीक है, उच्च आयोग ने भी की है। तो वही कह रहा है, नियुक्ति के संबंध में चलैया समिति के सुझाव का अनुमोदन किया है। ठीक, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को सीमित करने, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने तथा उनके द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, तथा उनके द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयकों पर, आरक्षित विषयों पर, आरक्षित विधेयकों पर 4 महीने में निर्णय लेने की अनुशंसा की। 4 महीने में निर्णय लेने की अनुशंसा की। तो जो पूंछी अनुशंसा की, क्लियर? तो और किसने कहा था 4 महीने में निर्णय लेने के लिए? सरकारी आयोग ने भी पढ़ा था। तो सरकारी आयोग ने जो 4 महीने के अंदर ही
कोई भी राज्य विधानमंडल का अगर कोई विधेयक है जो राष्ट्रपति के आदेश के लिए राज्यपाल ने सुरक्षित रख लिया है, वो क्या करेंगे अपने पास, तो 4 महीने के अंदर उसका निर्णय ले लेंगे। सरकारी आयोग में जो सिफारिश की थी सेम यही सिफारिश उन्होंने भी कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों सीमित करने तथा उनके द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयकों पर हो गया एक पॉइंट तो हुआ है ना विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत 4 महीने के अंदर। अच्छा ये तो हो चुका है यार, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे आ जाते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टाइम हो गया रिपीट सॉरी। अगला एक प्रस्ताव भी था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो 1977 में आया था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग कर लो फटाफट, टाइम का अभाव है, जल्दी लिखो। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, हेडिंग करो बेटा, आनंदपुर साहिब पुरस्कार सॉरी प्रस्ताव, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, आनंदपुर लिखिए साहिब प्रस्ताव। चलो इसमें करो। 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को एक स्मृति पत्र प्रेषित किया। 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को एक स्मृति पत्र प्रेषित किया जिसमें संविधान के अनेक संशोधनों की मांग करते हुए ऐसे रिपीट कर रहा हूं बेटा। 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को एक स्मृति पत्र प्रेषित किया जिसमें संविधान में अनेक संशोधनों की मांग करते हुए राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि की बात कही गई। राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि की बात कही गई, राज्यों को स्वायत्त कर दिया जाए, इस तरह की मांग उठी। स्वायत्तता में वृद्धि की बात कही गई। इसी समय पंजाब के अकाली दल ने केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े, इसी समय पंजाब के अकाली दल ने केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, केंद्र राज्य से जुड़े आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। किस सरकार ने किया था? अकाली दल की जो पंजाब की सरकार थी 1977 में, उन्होंने ये जारी किया था। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को
वैदेशिक संबंध केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को वैदेशिक संबंध, ठीक है, कामा प्रतिरक्षा, रेलवे, वैदेशिक संबंध, प्रतिरक्षा, रेलवे, मुद्रा और संचार तक सीमित रखने की मांग की, संचार तक सीमित रखने की मांग की गई। सीमित रखने की मांग की। और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव अकाली दल सरकार ने मांग करी थी, मतलब गठित की थी, जो एक तरह से डिमांड जो करी थी केंद्र संबंधों पर, उस पर ही आगे चल करके 1983 में, मार्च 1983 में सरकारिया आयोग का गठन होता है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, सरकारिया आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था? तो ये जो पंजाब में अकाली दल की सरकार हुआ करती थी, इसने जो केंद्र संबंधों पर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो उन्होंने पारित करा था, उसी को ध्यान में रख करके आगे चल करके सरकार जो है, केंद्र सरकार, ये समिति का गठन, सरकारी आयोग का गठन किया था। आगे लिख लो। उल्लेखनीय है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, उल्लेखनीय है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की इन मांगों, उल्लेखनीय है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की इन मांगों के संदर्भ में ही, इन मांगों के संदर्भ में ही, उल्लेखनीय है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की इन मांगों के संदर्भ में ही मार्च 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। मार्च 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। ठीक है, मार्च 1983 में किस पे पूछेगा? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के आधार पर ही किया गया। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है, जो कि है वित्तीय संबंध। तो केंद्र राज्य में वित्तीय संबंध के बारे में अब अगले दिन हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। बाकी हम लोगों का क्या हो गया? केंद्र राज्य के कौन से संबंध हो गए? विधायी संबंध हो गए। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा प्रशासनिक संबंध पढ़ लिया। और तीसरा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये जो पढ़ा हम लोगों ने तो प्रशासनिक संबंध कंप्लीट आज हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे केंद्र राज्य के मध्य विधायी वित्तीय संबंध।